यस माय डियर प्यारे बच्चों, आज जो है हाई स्कूल का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए हुए हैं और ये आपके कोर्स के सिलेबस के अनुसार ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर इसको जानेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी चैप्टर आपको कराए जाएं उसके विधिवत नोट्स तैयार करते रहिए। एसिड क्या होता है? एसिड का मतलब होता है अम्ल, और अम्ल जो एसिड वर्ड आया वो एसिडस वर्ड से आया है। एसिडस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या लेंगे वो जानें। इसकी दो डेफिनेशन बनती हैं। पहली डेफिनेशन बनती है अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। या सेकंड इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलायोजित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O+। यस, इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो वियोजित करने पर, यानी इन्हें तोड़ने पर, घोलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी आती है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलायोजित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब जलायोजित का अर्थ क्या होगा बच्चों? जलायोजित का अर्थ होता है कि जल में इसे घोला जाए, यानी अम्ल जो भी हैं अगर उन्हें हम जल में घोल देते हैं तो जल में घोलने पर ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वे सभी अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग रूबरू हो जाएं, जैसे ले लेते हैं HCl। अब बेटा देखो HCl है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम वियोजन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? वियोजन करते हैं, तो वियोजन करने पर ये टूटता है H+ में तथा Cl- में टूट जाता है। इसी तरीके से पढ़ते हैं H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का वियोजन करते हैं अगर, तो ये दो पार्ट में टूटता है, H+ तथा HSO4-। ये दो पार्टों में डिवाइड होगा। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो वियोजित होने पर किस में टूटता है? H+ आयनों में टूटता है, वे सभी अम्ल कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर लो कि वे पदार्थ जो किस अवस्था में हो?
ऐसे पदार्थ जो किस अवस्था में हो बेटा, अम्ल अवस्था में हो, जिन्हें जल में घोला जा रहा है, तो वाटर में घोलने पर क्या होगा, कंडीशन देख लीजिए। मान लीजिए HCl को जल में घोला जाता है। HCl को किस में घोल रहे हैं बेटा, वाटर में घोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये प्लस आयन और ये माइनस आयन में टूटते हैं। तो जो H प्लस आयन होता है वो वाटर के साथ घुल जाता है और घुलने पर देता है H2O है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो बेटा बन जाएगा H3O और H3O हो जाएगा। तो ये धनात्मक चार्ज इसके ऊपर ओरिजिनेट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, Cl माइनस बच गया। मतलब क्या है कि अम्ल को यदि जल में घोला जाता है तो जल में घोलने पर ये क्या देते हैं बेटा, ये देते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या देते हैं, ये हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन देंगे तो ये अम्ल होंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष की ओर बात करते हैं। क्या है दूसरा पक्ष आपका, वो है क्षार, अर्थात बेसिक या बेस कह सकते हैं। तो बेस कौन से होते हैं, जरा इनको देख लीजिए। अब बात करते हैं क्षार की, जिसको हम कहते हैं बेस। अब बेस के बारे में चर्चा कर लें तो बेस कौन से पदार्थ होते हैं, बोलिए बेटा, बेस कौन से पदार्थ होते हैं। बेस होते हैं हाइड्रोजन से, जैसे इसमें H प्लस आयन निकल रहा था, और बेस में क्या होता है, बेस में होता है OH माइनस आयन निकलता है। यानी वे पदार्थ जिनसे क्या निकलता है, वे पदार्थ जिनसे OH माइनस आयन निकलते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, अर्थात वे क्षारक होते हैं। ठीक है, जैसे बात कर लें कौन कौन से क्षारक होंगे, जैसे NaOH के बारे में बात कर लें, KOH के बारे में बात कर लें, एक सिंपल सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विषय में बात करें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जब भी डिजॉल्व होगा तो ये सदैव टूटता है पानी में Na+ और OH माइनस में। तो दूसरी कंडीशन में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है। अब पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये टूटता है K+ में और OH माइनस में। अब इन दोनों कंडीशनों में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या मुक्त हो रहा है, OH माइनस आयन मुक्त हो रहे हैं। तो क्षार की परिभाषा भी यही है कि वे पदार्थ जिनसे क्या मुक्त होते हैं, OH माइनस आयन मुक्त होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अच्छा, अभी तक तो अम्ल का स्वाद आपने पढ़ा था कि अम्ल का स्वाद कैसे होता है। अब पढ़ेंगे क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकनाहट महसूस होती है। स्पर्श करने पर कैसा महसूस होता है, चिकनापन महसूस होता है। और ये सभी स्वाद में क्या होते हैं बेटा, कड़वे टाइप में होते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल चिकने के लिए साबुन ले लीजिए, सोप। तो साबुन को आप टच करेंगे, टच करने पर आपको कैसा महसूस होता है, साबुन आपको टच करने पर महसूस होता है कि वो चिकना है। कैसा है, चिकना होता है। और दूसरी बात है, यदि वे अम्ल जो जल में वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें क्षारक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ये तो बेसिक इसकी बात रही, लवण को भी ले लेते हैं, तब इसके बाद इसके अंदर की बात करते हैं। चलो, साल्ट्स, पहले टर्म्स को समझ लो। साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स का एक लाइन में टर्म है और वो क्या है, जब एसिड जो है रिएक्शन करता है बेस से, यानी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है
तो इससे अम्ल क्षार की अपक्रिया के द्वारा बनता है साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं साल्ट्स वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की क्रिया, अम्ल तथा क्षार की क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम सभी लोग साल्ट कहते हैं। बेटा बोलो, समझ में आया? साल्ट्स के कंडीशन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि साल्ट्स का फार्मेशन कब होता है। साल्ट्स का फार्मेशन होता है जब अम्ल की अपक्रिया किससे कराते हैं? क्षार से कराते हैं। तो ये साल्ट तथा वाटर का फार्मेशन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने HCl लिया। HCl बेटा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड ले लिया बेस में हमने NaOH ले लिया। दोनों कंडीशन समझे? ये एसिड है और ये बेस है। अब जब एक दूसरे से अपक्रिया करेंगे तो देखिए ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। अब दोनों कंडीशन में क्या करते हैं? ये दोनों आयनों का क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं आपस में, अर्थात एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ चला जाता है और ये बनाता है NaCl प्लस H2O, यानी वाटर का निर्माण करेंगे। देखो बेटा H और OH मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बन गया। तो इस कंडीशन में क्या आपको समझ में आया कि साल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड और बेस के मिलने से होता है। ये कुछ 3 बातें थी जिनको आपने चैप्टर के बारे में जाना कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और साल्ट्स किसे कहते हैं। बात करते हैं एसिड के प्रकार। तो एसिड, ये तो टर्म्स हमने जान लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स के। तो पहले एसिड्स के टाइप जानते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स के टाइप में, एसिड के टाइप कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो समझिए, ये डिपेंड करता है, दोनों की परिभाषा डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन आयनों की संख्या के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है और वीक एसिड में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती है। अर्थात अगर हम HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, H2SO4 की बात करें, ये सभी ऐसे एसिड हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अर्थात जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स की मात्रा अधिक होती है तो अधिक होने पर इनको क्या कहते हैं बच्चे? कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। और ये होता है वीक एसिड जिसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल के कंडीशन में क्या होगा? वही बात है, जिनमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती है वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी कहलाते हैं वीक एसिड। जैसे हमने सिरके को ले लिया, CH3COOH, ये क्या हुआ? एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड किसका एग्जाम्पल है बेटा? एस्टिक एसिड एग्जाम्पल है वीक एसिड का। मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं? वीक एसिड के। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसिड क्या? फिर से एक बार जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन वियोजित होकर बाहर निकलते हैं, यानी H+ आयन प्राप्त होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा के बारे में बात कर लें तो दूसरी परिभाषा आपकी आती है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलायोजित होने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब बात करते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है प्रबल अम्ल और दूसरा कहलाता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं?
वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक पाई जाती है वे सभी प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। दूसरी बात करते हैं वीक एसिड या दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं? प्रबल की अपेक्षाकृत कम होते हैं, अर्थात जब कम संख्या होगी तो ये कैसे होंगे? वीक एसिड होंगे। यानी इसमें जो है प्रभाव इनसे क्या होता है? कम होता है, इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो टॉपिक आता है सूचक। क्या होता है? सूचक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इसको हिंदी में कहते हैं सूचक। अब सूचक शब्द से क्या लग रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? सूचक यानी सूचना देने वाले। सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? सूचक। तो इसमें क्या सूचना देना? अब देखिए, जैसे हम कहें सिरके को आपको दें और कहें बेटा इसको टेस्ट करके बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे सिरका कैसा है? खट्टा है, और खट्टा स्वाद में है तो क्या है? अम्ल है, तुरंत बता दोगे। फिर इसके बाद में आपको दे दिया जाए दही, तुरंत उसको चखोगे, कहोगे खट्टापन है सर, ये जो है एसिड है। अब बाद में आपको दे दिया जाए H2SO4। अब H2SO4 दे दिया जाए तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तब तो आपकी जीभ गई। कहने का मतलब अम्ल खतरनाक होते हैं, सभी अम्लों को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी अम्लों को टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से अम्ल या क्षार होने की जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब उनसे देखते हैं, डाल करके उन पदार्थों को डालते हैं और डालने के बाद पता करते हैं कि वो अम्ल हैं कि क्षार हैं। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल में एक रंग तथा क्षार में दूसरा रंग देते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। यानी इन पदार्थों को डालने पर ये रंग परिवर्तन विलयन का कर देते हैं, और रंग परिवर्तन करते हैं उन्हीं को देखते हुए हम ये पता लगा लेंगे कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अर्थात सूचक वे पदार्थ होते हैं जो सूचना देते हैं कि हमने जो पदार्थ दिया वो अम्ल है कि क्षार है। अब बात करेंगे कौन कौन से पदार्थ सूचक होते हैं। तो सूचक बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होता है केमिकल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? आपको लग रहा है नेचुरल मतलब प्राकृतिक, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे कुछ वस्तुएं जिनकी सहायता से, जो नेचुरल हैं, मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, बाय नेचर से ही प्राप्त हुआ है, और उनका प्रयोग करके अम्ल क्षार की सूचना प्राप्त कर लें तो वो कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने टर्मरिक देखा होगा, टर्मरिक। तो टर्मरिक में देखा होगा कि टर्मरिक किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। टर्मरिक किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो टर्मरिक एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल इंडिकेटर का। जब आपके सामने कोई पदार्थ दे दिया जाए और ये चेक करना हो कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो इसकी सूचना के लिए हम टर्मरिक अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहोगे कैसे? देखिए, टर्मरिक लीजिए और टर्मरिक लेने के बाद एक कपड़े में उसको गीला करके लगा दीजिए, या टर्मरिक ऐसे ही ले लीजिए हाथ में, और लेने के बाद टर्मरिक को क्या करते हैं? डालते हैं। किस में डालेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये एक टेस्ट ट्यूब है और एक ये टेस्ट ट्यूब है। मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब हैं आपके सामने, एक ये टेस्ट ट्यूब हो गई, एक ये टेस्ट ट्यूब हो गई। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में ए में मान लीजिए कोई ए पदार्थ भरा हुआ है, इसमें बी पदार्थ भरा हुआ है।
अब बेटा आपको चेक करना है कि ए में कौन सा पदार्थ है और बी में कौन सा पदार्थ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। सम अमाउंट ऑफ टर्मरिक यूज़ करेंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे और इसमें भी यूज़ करेंगे। क्या देखते हैं कि इसमें डालने पर ये येलो कलर का ही होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। पर जैसे ही इसमें डालते हैं ये कैसा हो जाता है, ये डार्क रेड कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। अब यहाँ समझे, अम्ल जो होते हैं अगर उसमें टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं तो नो कलर चेंज, अर्थात यहाँ पर ए में क्या होगा बेटा, ए परखनली में, ए टेस्ट ट्यूब में अम्ल होगा। अम्ल होगा क्यों, क्योंकि इसका कलर येलो ही है। और हमने आपको बताया है कि जब टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो नो कलर चेंज, मतलब येलो होगा तो येलो ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करने पर क्या करते हैं, हम लोग इसमें डालते हैं तो इसमें रेड कलर हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई ना कोई क्षार होगा। क्षार जब टर्मरिक से अभिक्रिया करता है तो टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। बोलो सभी को आ रहा है। ये है टर्मरिक का एग्जाम्पल। और ये कैसा एग्जाम्पल है, नेचुरल इंडिकेटर। इसका एक आम लाइफ में भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देखिए। घर में मम्मी क्या करती हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं, कभी कभी गलती से खाना खाते वक्त यदि सब्जी गिर जाती है आपके कपड़े पर तो क्या होता है, सब्जी गिरने की वजह से आपके कपड़े में दाग लग जाता है। आप सभी लोग जानते हो इस बात को। जब दाग लग जाता है तो घर में क्या करते हैं, जब धुलाई करते हैं तो दाग होता है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, साबुन। और जैसे ही साबुन यूज़ करेंगे तो जहाँ पर दाग लगा था बेटा उस जगह पर वो दाग तो नहीं छूटेगा परंतु उसका कलर चेंज हो जाएगा। और वो किस कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड कलर का। कंडीशन समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि साबुन जो होता है, सोप जो होता है वो किस नेचर का होता है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है। अब ये बेसिक नेचर का होगा तो क्या होगा, जैसे ही टर्मरिक, चूँकि कपड़े के ऊपर यहाँ पर दाग लगा है, कंसीडर कर लीजिए यहाँ पर दाग लगा हुआ है, आपने क्या किया, साबुन रगड़ा, तो रगड़ने की वजह से यहाँ पर टर्मरिक है, आपने क्या ऐड कर लिया, बेस ऐड कर लिया। जब बेस ऐड कर लिया तो इसके दाग का कलर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, रेड कलर का हो जाएगा। यानी दाग तो नहीं छूटेगा पर दाग का कलर चेंज हो जाता है। बोलो आया। पर जो घर में मम्मी लोग होती हैं वो भले पढ़ी लिखी, काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते पर अनुभव बहुत ज़्यादा उनके अंदर होता है। अनुभव में क्या होता है, जैसे ही देखेंगे कि दाग कपड़े में लगा है वो क्या करती हैं, नींबू उठा लेती हैं। क्या उठाती हैं, नींबू, और नींबू ले लेती हैं और नींबू को क्या करती हैं, दाग पे लगाती हैं और लगाने से दाग छूट जाता है और कलर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इस बात को दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। परख नली ए परख नली बी की कंडीशन को हम कपड़े से मैच करें तो वही कंडीशन सामने आती है जैसा कि हम आपको बता रहे थे। कंडीशन समझ में आई। ये है एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर का। तो बेटा इंडिकेटर समझ में आ रहा। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर बाय यूजिंग एसिड आर बेस, यानी अम्ल और क्षार के प्रयोग के द्वारा ये अपने कलर को चेंज करते हैं, इन्हें कहते हैं सूचक। अब बात करते हैं, ये तो आम घरेलू बातें हो गई। इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। अब ये बेटा केमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक सूची यहाँ पर बनी हुई है और इसको समझ लीजिए। पेपर में आपके यहाँ पूछा जाता है, इंडिकेटर्स जो है कि पूछे जाते हैं, किसी का नाम बता दिया गया कि अम्ल में कैसा रंग देगा, लिटमस पेपर कैसा देगा, फेनोल्फथलीन कैसा देगा, मेथिल ऑरेंज कैसा कलर देगा। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड एग्जाम में। आप यहाँ पर देखिए एक सूची बनी हुई है जिसमें लिखा है सूचक, यानी सूचक वे पदार्थ हैं जिनको हम यूज़ करके सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है। यहाँ पर एसिड ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, बेस ले लिया। अब इस कंडीशन में देखिए पहला क्या आप देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं रेड लिटमस पेपर।
कैसा लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर। तो आप कहोगे साहब ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये जो है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। दोनों की कंडीशन समझ लीजिए। यदि रेड लिटमस पेपर को यूज़ कर रहे हैं, अम्ल में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड कलर का होता है। कहने का मतलब कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। यदि क्षार में डालते हैं तो रेड जो कलर की स्ट्रिप होती है, जो पेपर होता है, वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज नहीं होता है? एसिड में। एसिड में रेड लिटमस पेपर में नो चेंज, बट बेस में ब्लू कलर का। यस बेटा, समझ में आ रहा है। अगला बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर अभी आपने क्या देखा कि रेड लेते हैं तो क्षार में परिवर्तन होता है, ब्लू लेते हैं तो अम्ल में परिवर्तन होगा। देखिए, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही क्षार में डुबाएंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, अर्थात रंग आप परिवर्तित रहेगा। बट इन केस रेड की देखें इसमें तो ब्लू किस में रेड हो जाता है? एसिड में। जैसे ही अम्ल में डुबाएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। बोलो, समझ में आ रहा? नेक्स्ट बात होती है जिसको कहते हैं फेनोलेफ्थलीन। फेनोलेफ्थलीन क्या होता है? एक पदार्थ होता है, इंडिकेटर होता है। जैसे एसिड वाले उसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, क्या होगा? कलरलेस, उसका रंग कलरलेस हो जाएगा। अब अगर वो बेस होता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये होता है फेनोलेफ्थलीन का चेंज। अगला होता है बेटा मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है? मेथिल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो अम्ल में भी रंग परिवर्तन करता है और क्षार में भी रंग परिवर्तन करता है। अम्ल में रंग परिवर्तन क्या करेगा? जैसे किसी एसिड में मेथिल ऑरेंज को डालेंगे वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। और यदि बेस में डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में। बेटा, समझ में आ रहा? सूचक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि ना हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आपको सूचक क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचक। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ। हाँ, एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पीएच के बेस पर। पीएच क्या होता है? पीएच, ऐसे एच लिखेंगे तो पीएच इसको कहते हैं पीएच स्केल। अभी तो आपने समझा कि किस प्रकार अम्ल और क्षार को पहचानेंगे। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार की जो है पहचान के साथ साथ उसका रीडिंग करना। उसको रीडिंग करना कि कौन सा अम्ल स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो इस तरीके से रीडिंग करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है जरा बेटा समझें। इस तरीके से एक पट्टी होती है। क्या होती है बेटा? पट्टी होती है और पट्टी में नंबर लिखे होते हैं 1 to 14। कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। एक रीडिंग है जो स्केल की तरीके से होती है और इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रिप्स लगी होती हैं और इन स्ट्रिप्स के कलर के आधार पर हम लोग क्या पहचानते हैं कि अम्ल कितना स्ट्रांग है या अम्ल कितना वीक है। स्ट्रिप समझ में आ रही? इस तरीके से स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है अम्ल की जो रीडिंग होती है वो 1 से 7 तक होती है। यानी 1 to 7 जो होते हैं, जो पीएच वैल्यू 1 to 7 होते हैं वे सभी अम्ल होते हैं और 7 to 14 जो होते हैं वे सभी बेस होते हैं, क्षार होते हैं। और एग्जैक्ट जिसका 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, ना वो अम्ल होते हैं ना वो क्षार होते हैं। अर्थात एग्जाम्पल ले लें वाटर, जो पानी पीते हैं हम लोग, ना वो अम्ल है और ना ही वो क्या है? क्षार है।
बोलो ये बात समझ में आ रहा कि पीएच एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा जो है दुर्बलता और प्रबलता को नापते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार को नापते हैं। यदि कहें किसी अम्ल का पीएच वैल्यू 1 है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, 2 है तो थोड़ा इससे कम है, 3 है उससे कम है, 4 है इससे कम है, 5 है इससे कम है, मतलब कह सकते हैं यहाँ से जैसे नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आगे की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, स्ट्रांगनेस डाउन होती जाती है, अंततः 7 पे पहुँचेंगे। तो 7 जो पहुँचेंगे तो इतना तो 7.4 लगभग हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है कितना है बेटा, 7.4 समथिंग होता है। जो मुंह के अंदर का पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। कहने का मतलब हल्का सा ये अम्लीय होता है। बात करते हैं क्षारीय, तो क्षारीय 7 से लगा के 14 तक के यानी 7 to 14 नंबर्स के जितने भी होते हैं वे आपके बेस कहलाते हैं। और जब 7 एग्जैक्ट होता है दैट्स अ न्यूट्रल, देयर इज नो एसिड आर बेस, ना तो वो अम्ल होंगे और ना ही वो क्षार होंगे। ठीक है, ये स्केल सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पीएच है क्या। पीएच क्या है, तो एक परिभाषा समझ लीजिए। पीएच की वैल्यू होती है, पीएच बराबर होता है -log-10 H+। इस फार्मूले से आप पीएच की परिभाषा को पढ़ सकते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या है। तो पीएच की परिभाषा देखने के लिए ये फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। क्या कह रहे हैं, pH इक्वल टू -log-10 अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, एक सिंपल वे में जैसे लिखा है वैसे ही इसकी परिभाषा बन जाएगी। कैसे बेटा, जानते हैं इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन, तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के ऋण लाग को पीएच कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, शायद नहीं आया हो, एक बार और ट्राई कीजिए। हाइड्रोजन आयन के ऋण लाग को पीएच कहते हैं। बोलो बेटा, समझ में आया। पीएच क्या होता है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन के ऋण लाग को पीएच कहते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक पढ़ा रहे हैं और इतना रिवीजन कर लीजिएगा। और अगले जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 में, वो पार्ट 6 में पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, और उसमें आप पढ़ेंगे पीएच से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले और पीएच के संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के बाद में और कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।